नमस्कार। इस वीडियो में बताएंगे उत्तराखंड को शाह राजवंश से आजादी और नेपाल को शाह राजवंश से आजादी में क्या अंतर है और कितना लाभ हुआ उत्तराखंड को या नेपाल को। और थोड़ा सा हम बताएंगे बहुत ही कम शब्दों में उत्तराखंड का इतिहास। गढ़वाल कुमाऊं में 13 से और 25 साल तक गोरखाओं का शासन रहा, कुछ उसके बारे में भी बताएंगे। उत्तराखंड का भारत में विलय, ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम शब्दों में बताएंगे। तो सुनिए हमारी बातें और उत्तराखंड के पहाड़ों की वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों माफ करें, ये जो वीडियो हमने खींची है ये मोबाइल से खींची है, जिसके कारण हमारी वीडियो क्लियर नहीं आई है। तो करते हैं शुरू बहुत ही कम शब्दों में। उत्तराखंड पे मनुष्य सबसे पहले 12,000 साल पहले आए थे। 300 ईस्वी पूर्व सबसे पहले यहाँ पे जो राजा बने वो कुनिंद वंश के थे। उससे पहले उत्तराखंड में या कहें तो पूरे हिमालय में जगह जगह कबीले होते थे, जिनके की अपने सरदार होते थे। उत्तराखंड में खस लोगों के कबीले होते थे, उनके सरदार खसी लोग होते थे। और नेपाल में किराती लोगों के कबीले होते थे। हालांकि आधुनिक युग में हम लोग खसों को, प्राचीन जो खस थे उनको या किरातियों को राजा ही कहते हैं, लेकिन वो राजा बिल्कुल नहीं थे, बल्कि जंगली कबीलों के सरदार होते थे। जैसे नेपाल में जो पहला राजा हुआ वो लिच्छवी वंश का हुआ, उसी प्रकार उत्तराखंड में जो पहला राजा हुआ वो कुनिंद वंश का हुआ। कुनिंद वंश के बाद शकों ने उत्तराखंड में शासन किया। उसके बाद नाग वंश ने शासन किया। कुषाण वंशों ने शासक किया। कुषाण वही वंश है जिसने पूरे भारत पर शासन किया था। हिमालय के जो राज्य थे या छोटे छोटे जो देश थे प्राचीन समय में, वो कुरु, पांचाल और कौशल जनपद के अधीन आते थे। ये सारे जनपद सम्राट बिंबिसार के अधीन थे। यानी कह सकते हैं कि प्राचीन समय में पूरे हिमालय में कुषाण वंश का शासन हुआ करता था। भारतवर्ष में पिछले 6000 साल से एक सम्राट हमेशा मौजूद रहा है और जो पूरे भारत पे शासन करता था। और वह सम्राट छोटे छोटे सभी राजाओं से टैक्स लेता था। हिमालय की तरफ से जो टैक्स दिए जाते थे भारतीय सम्राट को, उस समय लकड़ियां दी जाती थी, भेड़ की ऊनें दी जाती थी, बहुत सारा पहाड़ों में होने वाला सामान टैक्स स्वरूप हिमालय के जो छोटे छोटे राजा होते थे वो भारतीय सम्राट को देते थे। जब मौर्य वंश का पतन हो गया तो पहली बार उत्तराखंड कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन आया 7वीं शताब्दी में। कार्तिकेयपुर वंश के बाद कुछ समय के लिए पंवार वंश आया। फिर 1000 शताब्दी के बाद कतूरी राजवंश आया कुमाऊं में। इसके बाद चंद वंश आया 14वीं शताब्दी में कुमाऊं में। इसके बाद फिर गोरखा शासन आया कुमाऊं में 25 साल के लिए और गढ़वाल में 13 साल के लिए। लेकिन गोरखा शासन से पहले जो प्रद्युमन शाह थे, उनके लड़के सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और देहरादून में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें गोरखाओं को हार का सामना करना पड़ा सुदर्शन शाह से और गोरखा वापस चले गए। इसके बाद उत्तराखंड यानी गढ़वाल कुमाऊं का एक हिस्सा कुमाऊं अंग्रेजों ने रख लिया अपने अधीन। इसलिए उसको रखा क्योंकि 7 लाख रुपए जो युद्ध में अंग्रेजों का खर्चा हुआ था हथियार आदि पर, वो पैसा देने में सुदर्शन शाह असमर्थ रहे। इसलिए कुमाऊं क्षेत्र को उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया और टेहरी गढ़वाल उन्होंने अपनी नया राज बनाया। पुरानी टेहरी, जहां की आज एक बहुत बड़ी झील है, वहां उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और टेहरी गढ़वाल हमेशा से ही एक अलग रियासत रहा है। यह क्षेत्र कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ है। इस हिस्से पे लगातार शाह वंश ने शासन किया।
लेकिन जैसे 19वीं शताब्दी आती है तो उत्तराखंड की जनता ब्रिटिश राज में मिलने की कोशिश करती है, क्योंकि अंग्रेज भारत के जिन जिन हिस्सों पर काबिज थे वहां पे अंग्रेज लोगों ने काफी विकास किए। पढ़ाई के क्षेत्र में, सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक अच्छी न्यायपालिका अंग्रेजों ने बनाई, जिसके कारण उत्तराखंड के लोग भी चाहते थे, माफ करें दोस्तों, टिहरी गढ़वाल के लोग भी चाहते थे कि हम ब्रिटिश राज में शामिल हो जाएं, और इसके लिए छुटपुट आंदोलन करते रहते थे। फिर उत्तराखंड के एक बड़े नेता श्रीदेव सुमन ने राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद राजा के आदमियों ने इन्हें नदी में फेंक दिया, जिस कारण गढ़वाल की जनता भड़क गई और राजा के खिलाफ व्यापक स्तर पर सड़कों पर उतर आई। लास्ट में 1 अगस्त 1949 को राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और उत्तराखंड भारत का एक या उत्तराखंड का विलय भारत में हुआ। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि उत्तराखंड के लोगों ने लगभग 50 साल राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और तब जाके उत्तराखंड वासियों ने अपना विलय भारत में करवाया। उत्तराखंड का भारत में विलय होने से उत्तराखंड में काफी विकास हुआ। यहाँ रोजगार बहुत ज्यादा बढ़े। आज उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय $3000 सालाना है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। भारत के अन्य जो राज्य हैं उनके हिसाब से उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पादन जो है वो लगभग $40 बिलियन है। यह एक अच्छा संकेत है, यानी भारत में मिलके उत्तराखंड को फायदे ही फायदे हुए हैं। प्राचीन काल में भी उत्तराखंड भारत का ही हिस्सा था, यानी सही से कहें तो उत्तराखंड ही असली भारत है, क्योंकि भारत जो शब्द है, जो भारत के राजा थे, राजा भरत, लगभग 5500 साल पहले उनका जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ था। शकुंतला और दुष्यंत के वो पुत्र थे, उनका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। तो कह सकते हैं कि असली भारत यदि कोई है तो वो उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में राजशाही का अंत 2008 में हुआ। उत्तराखंड में राजशाही का अंत होने से उत्तराखंड ने बहुत ही ज्यादा विकास किए हैं, और नेपाल में राजशाही के अंत होने के बाद नेपाल के विकास कार्य बहुत धीमे पड़ गए हैं। जहां नेपाल राजशाही के दौरान 1970, 80, 90 अगर आप देखेंगे है, सकल घरेलू उत्पादन में नेपाल का जो नंबर था वो 70, 72 और 75 नंबर पे नेपाल था सकल घरेलू उत्पादन में। लेकिन जब से नेपाल में राजशाही खत्म हो गई तो अब नेपाल सकल घरेलू उत्पादन में दुनिया में बहुत ही ज्यादा पीछे हो चुका है, जो कि 120 नंबर भी पार कर गया है। यानी कहें तो राजा के समय में नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन 70, 72 और 75 नंबर पे था, लेकिन जब नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आई तो उसके बाद नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन 120 नंबर से भी पीछे हो गया है। तो कह सकते हैं कि नेपाल में जो राजशाही थी वो ज्यादा अच्छी थी एक लोकतांत्रिक सरकार की अपेक्षा। अब आप स्वयं देखें, उत्तराखंड में एक आदमी शहीद हुआ तो उत्तराखंड भारत का हिस्सा बन गया, यानी राजशाही खत्म हो गई। लेकिन नेपाल ने राजशाही हटाने के लिए अपने कम से कम जो सरकारी आंकड़ा है नेपाल सरकार का, वो 17,000 आदमियों का बलिदान दिया नेपाल से राजशाही हटाने के लिए। एक बात कहें कि नेपाल में जब तक राजशाही थी, नेपाल पिछड़ाकू देश नहीं था, लेकिन जैसे ही नेपाल में राजशाही हटी, वहां की जो सरकार है वो किसी न किसी देश की पिछड़ाकू बन जाती है। जैसे पहले ब्रिटेन की पिछड़ाकू थी, अमेरिका की पिछड़ाकू थी, लेकिन अब वो चाइना की पिछड़ाकू बन गई है, जो कि नेपाल के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। अगर नेपाल में 1949 या 50 के दौरान
राजशाही हट जाती और नेपाल भारत का हिस्सा होता तो नेपाल भी उत्तराखंड या सिक्किम की तरह धनी होता। सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय $5,000 सालाना है, क्योंकि भारत ने सिक्किम का विलय भारत में करवा के सिक्किम को बहुत कुछ दिया है। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1,000 है। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय $3,000 है। तो कह सकते हैं यदि नेपाल में शुरू में ही राजशाही हट जाती तो शायद नेपाल बहुत विकसित होता, लेकिन क्योंकि जो पहले के नेता थे वो कुछ न कुछ देश के लिए जरूर सोचते थे, लेकिन अब के नेता ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब के नेता किसी न किसी देश के प्रेशर में आ जाते हैं, जिससे कि देशों का विकास नहीं हो पाता है। जैसे भारत अपना यूरेनियम या थोरियम के भंडार में से कुछ निकालना चाहे तो विदेशी ताकतें नहीं निकालने देती है, क्योंकि अब नेताओं पर विदेशी ताकतें प्रेशर बना देती है। लेकिन पहले ऐसा बहुत कम था। पहले के नेता लोग देश के बारे में जरूर सोचते थे। धन्यवाद दोस्तों, आज की बातें समाप्त हुई।